तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों हमारे द्वारा इस समय आर.ओ. 2023 का बैच चला जा रहा है, जिसमें आपको हिंदी और जीएस की दोनों की हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर अपने हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। ठीक है, आप अगर क्रमशः और क्रमबद्ध ढंग से अगर हिंदी और जीएस की तैयारी करना चाहते हैं आर.ओ. के लिए, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आप इन दोनों प्लेलिस्ट को पा सकते हैं। और हमने अपने दोनों प्लेलिस्टों में जो वीडियो सीरीज़ है उसमें क्रमशः आपको देने का प्रयास किया है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, भारत का मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों ये जो घटना चक्र की पूर्वालोकन सीरीज है, हम सोच रहे हैं कि इसे भी पूरा कंप्लीट कर दें, चूँकि इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न दिए गए हैं और ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आपको भी पता होगा कि अगर आप लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देते आए होंगे तो आपको पता होगा कि जो लोक सेवा आयोग है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को रिपीट करता है। ठीक है, कभी कभी रिपीट करता है या तो उनसे संबंधित प्रश्नों को पूछता है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से परिचित रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा में आपके बहुत ही बेहद मददगार साबित होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। दोस्तों मध्यकालीन इतिहास से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो संपूर्ण क्वेश्चन जो है हम आपको इस एक ही वीडियो में देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप जो है आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और एक ही वीडियो में आपकी क्लियरेंस हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पर हम व्याख्या पर कम जोर देंगे। हमारा काम है यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से परिचित कराना। ठीक है, तो व्याख्या जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वैसी हम व्याख्या आपको बता देंगे, नहीं तो हम फिर केवल क्वेश्चन को आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर हम व्याख्या बताने लगेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर आप कहेंगे कि जो है आप देखेंगे ही नहीं फिर। ठीक है, फिर आपको बोरियत होने लगेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है भारत पर मुस्लिम आक्रमण से। ठीक है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण से क्या प्रश्न है कि शाहनामा का लेखक जो है फरिश्ता, यह किसके दरबार से संबंधित था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चूंकि स्टार लगाया गया है तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चूँकि फरिश्ता शाहनामा का लेखक नहीं है, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है फिरदौसी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न ही गलत पूछा गया है। ठीक, इसकी व्याख्या हम देखते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इसकी व्याख्या में दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शाहनामा का लेखक कौन है? फरिश्ता न होकर फिरदौसी है। ठीक है, तो शाहनामा का लेखक कौन हो गया? फिरदौसी हो गया। और ये किसके दरबार से संबंधित था? ये महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित है। ठीक है, यह महमूद गजनवी दरबार से संबंधित है और इसे पूर्व का होमर कहा जाता था। ठीक है, पूर्व का होमर कहा जाता था। चलिए, और फरिश्ता की पुस्तक कौन सी है? तो फरिश्ता की पुस्तक है, फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी। ठीक है, ये इस पुस्तक को लिखा था, तारीख़ फरिश्ता पुस्तक को। ठीक, और ये तारीख़ फरिश्ता पुस्तक जो है किसके ऊपर थी? तो तारीख़ फरिश्ता जो पुस्तक है ये बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित थी। ठीक है, तो ये इसके ऊपर फरिश्ता ने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? ठीक है, तो कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? ठीक है, तो इसमें से कौन शासक हो जाएंगे? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? ठीक है, तो चंदावर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? चंदावर के युद्ध में पराजित हुए थे जयचंद। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयचंद। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में खलीफा का सहायक कहा है? ठीक है, स्वयं को अपना मतलब कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपना शिलालेख लिखवाया था और उस शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था? ठीक है, तो ऐसा कौन था? ऐसा करने वाला था बलबन। ठीक है, किसने लिखवाया था दोस्तों? ये शिलालेख बलबन ने लिखवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? ठीक है, यानी
इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। ठीक है, क्या थी? दिल्ली थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनके जो है शासकों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन सा शासक किस राज्य में था ये हमको सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रणथंभौर के कौन थे? तो रणथंभौर में थे आपके हमीरदेव। ठीक है, रणथंभौर में हमीरदेव थे। और चित्तौड़ में कौन थे? तो चित्तौड़ में अगर आप पिक्चर देखे होंगे जोधाबाई, नहीं जोधाबाई नहीं, क्या नाम था उस पिक्चर का? पद्मावती। तो पद्मावती अगर पिक्चर आप देखे होंगे तो वहाँ पे जो है चित्तौड़ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। ठीक है, और देवगिरी के कौन हो जाएंगे? तो देवगिरी के हो जाएंगे राजा रायचंद्र। ठीक है, राजा राय रामचंद्र। अच्छा, राजा राय रामचंद्र। ठीक है, और गुजरात के कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके कर्णदेव। ठीक है, कौन हो जाएंगे? गुजरात के कर्णदेव। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी थोड़ी सी आप देख लीजिए ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए रणथंभौर के थे हमीरदेव, चित्तौड़ में थे राणा रतन सिंह, देवगिरी में थे राजा राय रामचंद्र और गुजरात में थे कर्णदेव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये थे सी मुबारक खिलजी। ठीक है, मुबारक खिलजी ने अपने को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? ठीक है, तो दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, किसने किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने कि बेरोजगारों की सहायता के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो ये कौन था? ये था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा कार्यालय स्थापित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, यानी सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की किसने स्थापना की थी दोस्तों? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है यह फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए कौन जाना जाता है? इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे आपका विजयनगर साम्राज्य से है। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ठीक है, तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज किनको कहा जाता था? तो ये जो है इन्हें 8 तेलुगु कवियों को कहा जाता था। ठीक है, ये 8 तेलुगु कवि थे जिन्हें कि वहाँ का अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे है प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ठीक है, तो कृष्णदेव राय के समय में कौन सा ऐसा साहित्य था जिसका स्वर्ण युग था? ठीक है, तो ये था तेलुगु का। ठीक है, यानी तेलुगु साहित्य का उस समय स्वर्ण युग चल रहा था। ठीक है, कृष्णदेव राय के समय में। ठीक, ये अगला प्रश्न है आपका अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था कृष्णदेव राय द्वितीय के। ठीक है, कृष्णदेव राय द्वितीय के राज्यकाल में ये आपका अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ठीक है, इनमें से कौन ऐसा शासक है जिसने कि कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया है? तो दोस्तों ये कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में अपना योगदान नहीं दिया है। बाकी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक इन तीनों ने दिया है। ठीक है,
इसके निर्माण में अपना योगदान। ठीक है, प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर स्मारक दिए गए हैं और यहाँ पर उनके निर्माताओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्मारक हैं, कुछ उनके निर्माता हैं, इनको हम जो है मैच करा लेते हैं। तो देखिए अटाला देवी मस्जिद, अटाला देवी मस्जिद किसने बनवाया है? तो अटाला देवी मस्जिद जो है इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया है। किसने बनाया है? इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया। ठीक है, उसके आगे छोटा सोना मस्जिद, तो छोटा सोना मस्जिद को किसने बनाया है? ये वली मोहम्मद ने बनाया। ठीक है, छोटा सोना मस्जिद को वली मोहम्मद ने बनवाया। ठीक है, ठीक। आगे है कदम रसूल, तो कदम रसूल को किसने बनाया है? ये नुसरत शाह ने बनाया है। ठीक है, नुसरत शाह ने। और डी है अदीना मस्जिद पांडुआ, तो अदीना मस्जिद पांडुआ किसने बनाया? सिकंदर शाह ने बनाया। ठीक है, सिकंदर शाह ने। चलिए इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए ताकि आपको जो है याद करने में आसानी हो। तो देखिए अटाला देवी मस्जिद किसने बनवाया है? इब्राहिम शाह सरकी ने बनाया है। छोटा सोना मस्जिद ये वली मोहम्मद ने बनाया है। कदम रसूल ये नुसरत शाह ने बनाया है। और अदीना मस्जिद पांडुआ ये सिकंदर शाह ने बनाया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अमीर खुसरो का जन्म जो है आपके एटा में हुआ था। और एटा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर लेखकों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको मैच करा लेते हैं हम लोग, किन पुस्तक के कौन लेखक हैं। तो देखिए रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी की पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं आपके नंददास। ठीक है, कौन है? नंददास। चैतन्य भागवत, तो चैतन्य भागवत के लेखक कौन है? ये है वृंदावन दास। ठीक है, और चैतन्य मंगल, चैतन्य मंगल के लेखक हैं आपका जयनंदा। ठीक है, भक्ति रत्नाकर, तो भक्ति रत्नाकर के हैं गए नरहरि चक्रवर्ती। ठीक है, चलिए थोड़ी सी इनकी व्याख्या भी देख लीजिए। रास पंचाध्यायी की कौन है? नंददास। चैतन्य भागवत के वृंदावन दास। चैतन्य मंगल के जयनंदा। और भक्ति रत्नाकर के हो जाएंगे नरहरि चक्रवर्ती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? तो इनमें से कौन सी प्रथा ऐसी थी जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? ठीक है, तो ये थी जौहर प्रथा। कौन थी दोस्तों? ये जौहर प्रथा थी जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी? ठीक है, तो ये कौन शासक था दोस्तों? ये था आपका नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कुछ युद्ध दिए गए हैं और यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो इन युद्धों को इनके वर्षों से मैच कराना है। चलिए हम डायरेक्ट आपकी व्याख्या ही दिखा देते हैं ताकि आप जो है ज़्यादा आपका समय नुकसान ना हो और आप आसानी से याद भी कर लें। ठीक है, तो देखिए चंदावर का जो युद्ध था ये कब हुआ था? ये 1194 में हुआ था। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। ठीक है, तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालीकोटा युद्ध 1565 में हुआ था और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर यात्री के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर देश के नाम दिए गए। ठीक है, तो कौन से यात्री किस देश का था, ये इसमें से कौन सा सही नहीं है ये सुमेलित कराना है हमको। ठीक है, तो चलिए देखिए इब्न बतूता ये मोरक्को का निवासी था, ये सही है। ठीक है, मार्को पोलो ये इटली का निवासी था, यह भी सही है। अब्दुल रज्जाक तुर्क का निवासी था, ये गलत है। ठीक है, और नूनीज ये पुर्तगाल का निवासी था, यह भी सही है। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक कहाँ का निवासी था दोस्तों? ये गलत है। ठीक है, यही इसका आंसर सी हो जाएगा। तो अब्दुल रज्जाक कहाँ का निवासी था? तो अब्दुल रज्जाक जो है यह फारस का निवासी था। ठीक है, यह कहाँ का रहने वाला था? फारस का रहने वाला था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं दी गई हैं दोस्तों ऐतिहासिक, जो कि आपको इनके कालानुक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगान षड्यंत्र, तीसरा है आपका जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और चौथा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो ये घटनाएं कैसे घटित हुई हैं? तो ठीक है, देख पहले नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा आपका, पहले नंबर पे हो जाएगा आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, ये पहले घटित हुआ था और जो कि आपका 1192 में हुआ था। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध। और इसके बाद है जलालुद्दीन
तीसरा हो जाएगा जलालुद्दीन की हत्या। ठीक है, तो जलालुद्दीन की हत्या कब हुई थी? तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो है आपका 1296 में हुई थी। ठीक है, 1296 में। ठीक है, और इसके बाद आपका हो जाएगा अफगान षड्यंत्र। ठीक है, अफगान षड्यंत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1325 में। ठीक है, 1325 में हुआ था। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1325 से लेकर 1351 के बीच में ही किया गया था। ठीक है, तो अफगान षड्यंत्र के बाद ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। तो जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का इनका नाम जो है जौना खां था। ठीक है, कहीं कहीं जौना खां मिलता है, कहीं कहीं जूना खां मिलता है, जो भी इसमें से हो। ठीक है, तो इनका नाम बचपन का जौना खां था, उसी से ये जौनपुर नाम स्थापित किया गया था, इनकी स्मृति में बनवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां, ठीक है, यहाँ पे देखिए जूना खां दिया है। तो जूना खां किसका बचपन का नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। तो जूना खां की स्मृति में की थी। ठीक है, किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फिर उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा, ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और किसकी स्मृति में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो इनमें से कौन ऐसा शासक था जिसने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैन उल आबदीन। ठीक है, जैन उल आबदीन ने ये पहली बार जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र। ठीक है, क्या है? द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये थी होयसल वंश की। ठीक है, होयसल वंश की राजधानी जो है द्वार समुद्र थी। ठीक, अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था अलवार संतों द्वारा। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है अलवार संतों द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे प्रश्न है आपका, शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है, क्या है? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था वल्लभाचार्य ने। ठीक है, वल्लभाचार्य ने इसका किया था प्रतिपादन। ठीक है, प्रश्न है आपका, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। तो कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन क्या है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अमर मूल। क्या कहा जाता है दोस्तों? अमर मूल। किसके बीच का संवाद है ये? कबीर के और धर्मदास के। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इनमें से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामदेव। ठीक है, नामदेव जो है इस्लाम से प्रभावित थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। तो रामचरित के रचयिता कौन थे? तुलसीदास थे। ठीक है, सबको पता है कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? इनमें से कौन सूफीवाद का सिलसिला था जो कि संगीत के विरुद्ध था? तो ये कौन से? ये नक्शबंदिया थे। ठीक है, नक्शबंदिया जो है सूफीवाद में ये संगीत के विरुद्ध थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? ठीक है, कौन ऐसे सूफिया थे जिन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस। ठीक है, शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ठीक है, इनके शिष्य थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन को। ठीक है, नासिरुद्दीन का इसे जो है चिराग दिल्ली कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। ठीक है, तो अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय जो है बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, तो ये किसने दिया था दोस्तों, ये दिया था दौलत खान ने। ठीक है, किसने दिया था, दौलत खान ने निमंत्रण दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक वस्तुतः थे। तो मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक जो है क्या थे, इनमें से फारसी थे, अफगानी थे या चगदाई तुर्क थे। ठीक है, तो इनमें से कौन थे, तो ये चगदाई तुर्क थे। ठीक है, मुग़ल शासक जो थे वो चगताई तुर्क थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। ठीक है, तो राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खानवा का युद्ध। ठीक है, तो राणा सांगा और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था ये खानवा के युद्ध में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। किस नाम से चलाया था, ये शाहरुख नाम के चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर ने चलाया था। ठीक है, कौन चलाया था, बाबर ने चलाया था ये चांदी सिक्का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था। ठीक है, तो शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था, तो ये था कालिंजर के विरुद्ध। ठीक है, उसका अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी। ठीक है, तो शेर शाह के समय जो है तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी, तो ये थी 64:1। ठीक है, 64:1 का ये विनिमय दर था। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें घटनाएं हैं, एक है आपका दौरा का युद्ध, फिर है कन्नौज का युद्ध, फिर है सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। ठीक है, तो चलिए इनको जो है हम कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। इसकी हम व्याख्या को ही देख लेते हैं। देखिए, दौरा का युद्ध जो हुआ था वो 1532 में हुआ था। ठीक है, और चौसा का युद्ध जो है आपका 1539 में हुआ था। ठीक, कन्नौज का युद्ध ये 1540 में हुआ था और सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। ठीक है, इनमें से कौन जो है इन शासकों में से कौन ऐसा शासक था जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शेर शाह। ठीक है, ये काफ़ी जो है शिक्षित व्यक्ति था। ठीक है, चलिए ये आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन से कथन शेर शाह सूरी के संबंध में सही है, तो देखिए पहला कथन है आपका, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। ठीक है, दूसरा है आपका कि हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। ठीक है, तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, इसमें से कथन एक केवल सही हो जाएगा। ठीक है, कि वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना। ठीक है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी जो मस्जिद है उसका नाम है किला ए कुहना। का निर्माण किसने करवाया था, किला ए कुहना का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह ने करवाया था। ठीक है, तो किला ए कुहना का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अकबर का शासन जाना जाता है, तो अकबर का शासन किस लिए जाना जाता है, क्षेत्रों को जीतने के लिए जाना जाता है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। ठीक है, तो इसमें से जो है कौन सा सही आंसर हो जाएगा, इसमें से कौन कौन से अकबर के शासन के लिए कौन कौन चीज़ें जानी जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला क्षेत्रों को जीतने के लिए, दूसरा हो जाएगा आपका अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, और इसका तीसरा हो जाएगा न्यायिक प्रशासन के लिए। ठीक है, तो उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं जाना जाता है, जैसा कि आप लोग को पता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, हकीम सूर। हकीम सूर जो है ये राजपूत सेना का सेनापति था। ठीक है, किसमें, हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था,
तो यही फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हकीम खान सुर। ठीक है, हकीम खान सुर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? यानी कौन सा ऐसा परिवार था जिसने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो वो था कछवाहा। ठीक है, कौन था? कछवाहा परिवार था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इनको कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें कुछ घटनाएं दी गई हैं, जैसे कि जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। ठीक है, तो इनमें से ये घटनाएं कैसे घटित हुई हैं? तो इसका सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? इसका सही कालानुक्रम हो जाएगा नंबर 1 पे थी आपकी जजिया की समाप्ति, जो कि 1564 ईस्वी में की हुई थी। ठीक है, जजिया की समाप्ति जो है ये 1564 में हुई थी। और उसके बाद था आपका इबादत खाने का निर्माण। ठीक है, इबादत खाना का निर्माण ये कब हुआ था? तो इबादत खाने का निर्माण जो है 1575 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1575 में। ठीक है, उसके बाद था आपका महजर पर हस्ताक्षर। तो महजर पर हस्ताक्षर कब किया गया था? ये किया गया था 1579 में। ठीक है, और इसके बाद जो है दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी? तो दीन इलाही की स्थापना जो है ये की गई थी 1582 में। ठीक है, 1582 में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं। पहला है अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुकारोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण और उड़ीसा पर कर रानी की विजय। ठीक है, तो ये चारों घटनाएं कैसे घटित हुई हैं? आइए इनकी व्याख्या ही देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या से आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दिया है अम्बेर की राजकुमारी अकबर से विवाह, ये कब हुआ था? ये 1562 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर तुकारोई का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये 1575 ईस्वी में हुआ था। मालवा पर मुगल आक्रमण, तो ये कब हुआ था? मालवा पर मुगल आक्रमण 1561 ईस्वी में। और उस उड़ीसा पर कटरानी की विजय, तो ये कर रानी की विजय ये 1568 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था, ठीक है, वह कौन था? ठीक है, किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था। और ये पर्यटक कैसा था? तो डच पर्यटक था। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने। ठीक है, फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने ये अपना मूल्यवान विवरण दिया था जहांगीर के शासनकाल का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो इनमें से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर का। ठीक है, तो जहांगीर का मकबरा जो है यह भारत के बाहर स्थित है। तो ये भारत के बाहर कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा जो है भारत के बाहर लाहौर में रावी नदी के किनारे सहादरा नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, और जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए आपका समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ठीक है, तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है, इस पर किसका लेख मिलता है? ठीक है, तो इस पर किसका लेख मिलता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, कौन आंसर हो जाएगा? जहांगीर। तो जहांगीर का प्रयाग प्रशस्ति पर इसका भी लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो पहली बात तो सिजदा को प्रारंभ कौन किया था? तो ये बलबन ने किया था सिजदा प्रथा को प्रारंभ। ठीक है, और इसे समाप्त किसने किया? तो इसे समाप्त करने वाला कौन था? तो ये था शाहजहां। ठीक है, इसको किसने समाप्त किया था? सिजदा प्रथा को शाहजहां ने समाप्त किया था। ठीक है, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इनमें से जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, तो शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर किसके साथ हस्ताक्षर किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जय सिंह के साथ। ठीक है, तो जय सिंह जो है यह मुगल के सेनापति थे और इन्हीं के साथ जो है शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, ठीक है, क्या है, मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ये किया था औरंगजेब ने, ठीक है, किसने किया? औरंगजेब ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, ठीक है, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी इनमें से किसको दी थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दारा शिकोह को, ठीक है। तो शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, ठीक है। आपका चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं के शासनकाल में, ठीक है। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ जो है हुमायूं के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। चलिए, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ठीक है। तो बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था दोस्तों? ये किया था लेडेन और रस्किन ने, ठीक है। लेडेन और रस्किन ने बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है दोस्तों? यह है रज्मनामा, ठीक है। महाभारत को फारसी अनुवाद में क्या कहा जाता है? रज्मनामा कहा जाता है, रज्मनामा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था, ठीक है। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये किया था आपका अब्दुल कादिर बंदायूनी ने, ठीक है। महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बंदायूनी ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रज्मनामा, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये किसका अनुवाद है? महाभारत का, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए, ठीक है, कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो चलिए इन तथ्यों को पढ़ लेते हैं। तथ्य है कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, ठीक है। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, ठीक है। तीसरा है आपका, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। और चौथा है आपका, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से कथन जो है सही हैं? तो इनमें से कथन जो है पहला सही है, ठीक है, कि जात एवं सवार जो है ये पद प्रदान किए जाते थे। और इसके बाद तीसरा सही है कि मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ठीक है। बाकी ये दोनों जो है सही नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ यहाँ बादशाहों के नाम दिए गए हैं और कुछ यहाँ दीवानों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इन बादशाहों को इनके दीवानों से मैच कराना है। तो चलिए हम डायरेक्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। तो देखिए, अकबर के समय में जो है मुजफ्फर खान थे, जहांगीर के समय जो है गियास बेग इदमाद उदौला थे, शाहजहां के शासनकाल में सादुल्ला खान थे और औरंगजेब के समय असद खान थे, ठीक है। ये जो है चारों इनके शासनकाल में थे, ठीक है। तो इन्हें आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इन घटनाओं को जो है कालानुक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसमें से सही घटनाएं किस प्रकार से घटित हुई हैं, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका सही क्रम हो जाएगा, पहले जो है आपका खानवा का युद्ध। ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 1527 ईस्वी में, ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। उसके बाद आपका हुआ था जो है चौसा का युद्ध। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1539 ईस्वी में, ठीक है। चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1539 ईस्वी में। इसके बाद आपका हुआ था कन्नौज का युद्ध, ठीक है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1540 ईस्वी में, ठीक है। और इसके बाद तालीकोटा का युद्ध था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1565 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इन चारों का क्रम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दारा शिकोह को कहाँ अपनाया गया था? तो ये दिल्ली में अपनाया गया था, ठीक है। दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था, सॉरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट के अनुसार ढूंढें, ठीक है। तो इनको जो है कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले कौन थी? तो ये थी जो है आपका पद्मिनी, ठीक है। उसके बाद आपका दुर्गावती, उसके बाद आपका ताराबाई, इसके बाद आपका अहिल्याबाई। ये इनका कालानुक्रम था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कराना है और यहाँ पर कुछ राजदूतों के नाम दिए गए हैं। ये भारत में आए थे और इनके अलग अलग शासनकाल के इनके कार्यकाल दिए गए हैं, ठीक है। तो इन्हें हमको मैच कराना है। तो
तो इनका सही मैचिंग आपको जो है क्या हो जाएगा, तो देखिए हाकिन्स जो थे, ये हाकिन्स जो है 1608 से लेके 1611 के बीच में भारत में आए थे, ठीक है। और टॉमस रो कब आए थे, तो टॉमस रो जो है 1615 से लेके 1619 तक थे भारत में, ठीक है। और इसके बाद मनुची, तो मनुची कब थे, ये 1653 से लेके 1708 तक के बीच में थे। और राल्फ पिच ये कब थे, तो 1585 से लेके 1586 के बीच में थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। यहाँ पर कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं, मध्यकालीन शासकों के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर उनके द्वारा बनाए गए कुछ ऐतिहासिक स्मारकों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए इनको देख लेते हैं, इनका मैच कराते हैं। तो देखिए बाबर द्वारा क्या बनाया गया था, बाबर द्वारा जामा मस्जिद जो है, ये संभल का जामा मस्जिद जो है बाबर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद हुमायूं ने दीन पनाह बनाया था, ठीक है। अकबर ने जहांगीर महल ये बनाया था, और जहांगीर ने इमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था, ठीक है। तो ये चारों जो है सही सुमेलित हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यही पहला वाला सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका ये पहला सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ये इनके चारों विकल्प सही हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। बाबर के द्वारा जामा मस्जिद बनाया गया था, हुमायूं द्वारा दीन पनाह बनाया गया था, अकबर द्वारा जहांगीरी महल, और जहांगीर द्वारा इमाद-उद-दौला का मकबरा बनाया गया था, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, यानी मुगल काल में राजा बनाने वाले कौन थे, ठीक है। तो ये कौन कौन थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हुसैन अली और अब्दुल्ला, ये जो है मुगल काल के राजा को चुनने वाले थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, यानी गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो ये घोषित किया था लहना को, ठीक है। किसको, लहना को घोषित किया था, ठीक है। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी, ठीक है। तो कौन सिख गुरु था जिसे 500 बीघा ज़मीन दी थी अकबर ने, वो थे गुरु रामदास, ठीक है, गुरु रामदास। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है, तो इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पर सिख गुरुद्वारा अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमकुंड, ठीक है। हेमकुंड में एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है, ठीक है। ये अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था, ठीक है। तो इनमें से कौन से सिख गुरु थे जिन्हें मृत्यु दंड दिया गया था मुगल शासकों द्वारा, तो ये गुरु अर्जुन देव थे और गुरु तेग बहादुर थे, ठीक है। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी, तो कौन ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने की थी, और इसीलिए इन्हें मृत्युदंड दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मराठा राज्य और संघ से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऐसी मुद्रा थी जो कि रजत मुद्रा शिवाजी के शासनकाल में नहीं थी, तो ये रुका नहीं थी, बाकी लारी, रुपया, टका ये तीनों थे, ठीक है। चलो रुका आगे है आपका, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इन घटनाओं का आपको कालानुक्रम चुनना है, तो इनमें से कौन सी घटनाएं कब कब घटित हुई हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया गया है चाकन के किले पर विजय, ठीक है। चाकन के किले पर विजय दिया गया, अफजाल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, ठीक है। तो इन घटनाओं का क्रम क्या है, इन घटनाओं का सही क्रम हो जाएगा, पहले नंबर पर एक घटना घटित हुई थी, इसका क्रम क्या था, तो ये जो है 1648 में आपका घटित हुई थी, ठीक है। चाकन के किले पर विजय जो है 1648 में इन्होंने किया था। फिर उसके बाद जो है आपका था जो है तीसरे नंबर घटना जो कि मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1657 में, ठीक है, 1657 में। और उसके बाद आपका था जो है ये अफजल खां का प्रकरण, ठीक है। अफजल खां का प्रकरण कब का था, तो ये था आपका जो है 1659 में, ठीक है, 1659 में। और उसके बाद सूरत पर आक्रमण एवं लूटना था, ये कब की घटना थी, तो ये थी आपकी 1664 की घटना थी, ठीक है। सूरत पर आक्रमण तथा लूटना था 1664 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और तथा दूसरे को कारण कहा गया, ठीक है। तो कथन और कारण वाला प्रश्न है। देखिए कथन क्या है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे, ठीक है।
यानी मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद जो मराठा थे, ये मराठा शक्ति जो है, मराठा शासक जो है सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे थे। ठीक है, और इसका कारण क्या था? तो मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। ठीक है, एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। ठीक है, तो क्या कथन और कारण ये दोनों सही हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये कथन सही है लेकिन कारण जो है ये गलत है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1761 में। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में आपका मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो इन दो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, चलिए औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये था आपका ताराबाई के हाथों में। ठीक है, किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे मध्यकालीन इतिहास के संपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन कहीं ना कहीं ये परीक्षा में आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे प्रश्न जरूर आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर यदि आप हमसे वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसे हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।